हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन, क्लास 10th का पहला यूनिट। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन का कैसे डिस्कवरी की, क्या की, या फिर क्या कुछ उन्होंने डिस्कवर किया वो पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ केपलर जी ने जो लॉज दिए गए हैं 3 प्लैनेटरी मोशन के लॉज, वो भी पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली केपलर जी ने लॉज पहले दिए क्योंकि केपलर जी की डेथ 1630 में 1630 में हुई थी, जिस साल छत्रपति शिवाजी महाराज का बर्थ हुआ था उसी साल। ठीक है। और बात की जाए न्यूटन की, तो न्यूटन का बर्थ है 1643 का, हाँ 1643 का, 1630 का केपलर की डेथ और 1643 को न्यूटन का बर्थ, मतलब 13 सालों का गैप है। उसके बाद में न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की समथिंग 1665 के अराउंड कुछ तो भी। तो बात ऐसी है कि मतलब केपलर के 3 लॉज पहले दिए गए, उसके बाद में ग्रेविटी की खोज हुई। पहले हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। आपको मालूम है सर आइजैक न्यूटन के ऊपर एक एप्पल के पेड़ के नीचे जब वो बैठे थे, उनके ऊपर जब एप्पल गिरा तो उन्होंने सोचा कि यार ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, या फिर कहीं साइड में इधर उधर क्यों नहीं गया, ये सीधा मेरे सर के ऊपर ही आके क्यों गिरा। और वहां से उन्होंने सोचना शुरू किया। वैसे ही उन्हें पहले से महारत हासिल थी, उन्होंने मैथ्स की एक वेल नोन फील्ड जिसे हम क्या कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जिसके अंदर आता है, वो भी उन्होंने खोजी है। मतलब न्यूटन जी खाली फिजिक्स वाले नहीं है, वो एक्चुअली मैथमेटिशियन है। आप गूगल भी करेंगे तो आपको सर आइजैक न्यूटन के नाम के नीचे मैथमेटिशियन लिख के आएगा। फिजिशियन बाद में है, वो पहले मैथमेटिशियन है। एनीवेज वो टॉपिक नहीं है। तो बात करते हैं ग्रेविटेशन की। शुरुआत में सबसे पहले हम देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या है, न्यूटन जी ने दिया गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो उस लॉ का स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इन यूनिवर्स एवरी मैटर, एवरी पार्टिकल विल अट्रैक्ट अदर पार्टिकल। हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा बाय अ फोर्स, एक ऐसे फोर्स से विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब 2 पार्टिकल्स है m1 m2, और ये 2 पार्टिकल्स अगर एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है, तो उनके बीच में जो खिंचाव होगा, जो फोर्स होगा, वो फोर्स इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट को, मासेस के मल्टीप्लीकेशन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। उसे हम ऐसे लिखते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मान लीजिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल r, तो ये जो फोर्स है हमारा F, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल r के स्क्वायर को। मतलब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मिला दें तो ये बनेगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी आपको मालूम होगा, शायद से नहीं होगा तो एक बार वीडियोस जाके देख लेना अपने प्रोपोर्शनलिटी के। शॉर्टकट में समझा रहा हूं मैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। ऐसा रिलेशन अगर 2 क्वांटिटीज में होगा तो हम उन्हें कहेंगे कि ये 2 क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है। जैसे यहाँ पे फोर्स कब बढ़ रहा है, जब मासेस का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, और जब मासेस का प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स कम होगा, ऐसा इसका कहना है। इसलिए मैंने लिखा कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। वही इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब होता है जब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, या फिर एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। ऐसा रिलेशन अगर इनमें होगा तो इन्हें हम कहेंगे कि ये क्या है, यह है इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो r स्क्वायर को इनवर्स प्रोपोर्शन में है। मतलब r स्क्वायर की वैल्यू जब बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, और जब r स्क्वायर की वैल्यू कम होगी तब फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर ले तो हमें मिल गया F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है, ये अगर निकालना हो या इसके जगह पे हमें इज इक्वल टू का साइन लिखना हो तो हम लेते हैं कांस्टेंट। हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन जो है प्रोपोर्शनलिटी का निकल जाएगा और वहां पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। तो बात क्या होगी, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। Here this capital G is called as universal gravitational constant. Here this G works as constant of proportionality. यहाँ पे ये G जो है ये constant of proportionality करके एक्ट होगा। इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होती है, कहीं भी चले जाओ G की वैल्यू बदलने नहीं वाली है, और वो है 6.67 into 10 to the power minus 11। तो ये जो G है कैपिटल G और स्मॉल g में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए कैपिटल G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। आप मार्स पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, अर्थ पे हो, कहीं पे भी हो यूनिवर्स में, कैपिटल G की वैल्यू यही रहने वाली है 6.67 into 10 to the power minus 11। वही बात की जाए स्मॉल g की, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने वाला है कैपिटल G को स्टडी करने के बाद में। एक बार कैपिटल G को अच्छे स्टडी कर लेते। देखिए तो क्या होता है कैपिटल G, इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहने वाला है ग्रेविटी का, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल
जी से इसे डिनोट किया जाता है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। इसको अगर डिफाइन करना है तो हमारा जो फॉर्मूला बना था अभी F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें m1 m2 की वैल्यू ले लीजिए 1, मतलब जो दो मासेस हैं जिनके बीच में मैं फोर्स स्टडी कर रहा हूं उनको मैंने यूनिट ले लिया, 1 kg के दो मासेस ले लिए। और अब जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में का उसे भी 1 मीटर कर लेते हैं, उसे भी यूनिट डिस्टेंस कर लेते हैं। अगर ऐसे में केस लेता हूं कि दो मासेस जो मैंने लिए वो 1 kg के हैं और उनके बीच में का डिस्टेंस जो है वो भी 1 मीटर का है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 की वैल्यू तो 1 1 है तो 1 इंटू 1 हुआ 1, और r की वैल्यू भी 1 है तो 1 का स्क्वायर भी हुआ 1, मतलब ये 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये पूरा हो गया 1, और समथिंग इंटू 1 मतलब समथिंग, बराबर है। तो क्या मिल जाएगा मुझे, F इज इक्वल टू कैपिटल G। तो यहां से हम G को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, G क्या है तो G F ही है भाई, G इज इक्वल टू F आ गया ना, तो G F है, लेकिन कब का, जब दो मासेस यूनिट मासेस हो गए और उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस जो है वो भी यूनिट होगा। मतलब क्या कि कैपिटल G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो क्या है, इट इज द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू यूनिट मासेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। ऐसे दो मासेस के बीच में का फोर्स जिनके बीच में डिस्टेंस क्या है, यूनिट है, और वो मासेस भी यूनिट है। ये होगा हमारा कैपिटल G का डेफिनेशन। ओके अब इसका अगर हम, आपको डायमेंशन वगैरह तो नहीं है, अगर क्लास 11 12 में आप जाओ, 11 में चैप्टर है तो वहां पे आपको डायमेंशन वगैरह नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है, लेट इट बी। तो ये हुआ हमारा कैपिटल G, इसका यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। अब हमें मालूम है फोर्स F को हम न्यूटन में काउंट करते हैं, ये m1 m2 को हम kg में काउंट करेंगे और r को हम मीटर में काउंट करेंगे, तो r का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इन सबके यूनिट हम डाल दें और g की वैल्यू निकालें तो g की वैल्यू आ जाएंगे हमारी F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, और इनके यूनिट डाल दीजिए, मतलब F का यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 का kg इंटू kg का स्क्वायर। इन शॉर्ट g का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा कैपिटल G। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन विच इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्ट है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने वाला, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन एक हाथ ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए उसी में नाम में ही सब डेफिनेशन आई हुई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी से आप सीधा सीधा डेफिनेशन लगा सकते हो कि ऐसा एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है ये आपका क्लास 9th में लॉज ऑफ मोशन में हो चुका है। ओके डिफाइन करना हो शॉर्टकट में तो इतना डिफाइन करूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है भाई यूनिट टाइम में, स्पीड कितने से चेंज हो रही है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सेम स्पीड से 30 की स्पीड से बाइक चला रहे हो, स्पीड ना 40 की कर रहे हो ना 20 की कर रहे हो, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन 0 है। क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही है ना। और एक्सेलरेशन मतलब क्या कहा मैंने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं हो रही है तो भाई एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो बहुत से बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, उन्हें लगता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा मतलब 0 वेलोसिटी में होगा तभी उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। चलिए ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए कि क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो किसी ऑब्जेक्ट में आया एक्सेलरेशन किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसे कहेंगे हम हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका डेरिवेशन निकालने के लिए थीम याद में रखनी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जितना उसका वेट है उतना ही उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये याद में रखिए कॉन्सेप्ट, ये थीम याद में रखिए, तब जाके ये याद रहेगा फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना बनेगा, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान है, आप में से XYZ पर्सन है जो अर्थ पे खड़ा है, उसका जितना वजन होगा उतना ही उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब मान लीजिए उस इंसान का वजन जो है वो स्मॉल m1 है, वही अर्थ दूसरा ऑब्जेक्ट करके एक्ट होगा यहाँ पे, और अर्थ का वजन मान लीजिए कैपिटल M है। बंदे का वजन कितना है, स्मॉल m, वही अर्थ का वजन है कैपिटल M। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो अर्थ के सेंटर से लेके तो उस इंसान तक का डिस्टेंस जो है, मतलब अर्थ की रेडियस, ठीक है, वो ले लेते हैं हम स्मॉल r, वो ले लेते हैं हम स्मॉल r। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर था। तो m1 की जगह पे कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, और m2 की जगह पे स्मॉल m। तो फॉर्मूला बन गया कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमारा। वही हमारा वजन का फॉर्मूला क्या आएगा, इंसान के वजन का फॉर्मूला कितना आता है mg।
वजन का फॉर्मूला, वेट का फॉर्मूला mg होता है, हम आगे जाके देखने वाले हैं आज वो। अभी लर्न कर लीजिए कि वेट ऑफ पर्सन इज इक्वल टू हिज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, mg होता है। दोनों साइड का स्मॉल m कट गया तो कितनी आ गई g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू हो गई हमारे पास में, कितनी आ गई, स्मॉल g की वैल्यू आ गई हमारे पास में कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हो गई स्मॉल g की वैल्यू। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं तो उस r में उसकी हाइट को ऐड कर दीजिए, ठीक है, ये हम आगे जाके देखने वाले हैं वैसे भी, लेट इट बी। और इस g की वैल्यू अर्थ के ऊपर होती है 9.8 अप्रोक्सीमेट, एक्चुअली अर्थ के सरफेस पे भी ये वैल्यू वैरी होते रहती है, आई थिंक समथिंग 8.7 से लेके तो 8.9 के बीच में वैल्यू जो है वो वैरी होते रहेंगे अर्थ के सरफेस के ऊपर भी। पोल पे कुछ अलग होगी, सरफेस टू सरफेस, प्लेस टू प्लेस वैरी होते रहेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 9.8 हम लेते हैं, ठीक है। बहुत से बुक्स में फॉर इजी कैलकुलेशन को इजी करने के वास्ते इसको 10 भी लिया जाता है बहुत बार, लेकिन 9.8 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10। बहुत से बार अगर आपको कैलकुलेशन में इजी करना हो तो पाई स्क्वायर और ये g की वैल्यू कट जाती है, ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 9.8 आती है, और ये भी, तो वो एक दूसरे से कट जाते हैं। खाली याद में रखिए, लॉजिक याद में होने चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यूज में आता है। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का फॉर्मूला आ गया आपके पास में, उसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई भी एक्सेलरेशन हो, ग्रेविटी वाला ही नहीं, कोई भी एक्सेलरेशन हो, पिछले साल जो पढ़ा वो, ये या आने वाले लाइफ में कोई भी एक्सेलरेशन अगर आए आपके पास में तो उसका यूनिट हमेशा क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। अब पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंजेस कैसे आते हैं जब हम अर्थ के सरफेस के ऊपर उसके पोल से लेके तो इक्वेटर तक जाएंगे, और कैसे ये वैल्यू चेंज होंगी, कैसे ये वेरिएशन आएगा हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, वो पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि अर्थ का जो सरफेस है वो एक स्फेरिकल है, फुटबॉल जैसा है, ये हमने पढ़ा है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जब देखा जाए तो अर्थ का सरफेस पूरा एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ कंटिन्यूअसली रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। रोटेशनल मोशन मतलब क्या, खुद के अराउंड घूम रही है गोल गोल, उसे रोटेशनल मोशन कहा जाता है। और जो सन के अराउंड घूमती है, खुद के अराउंड घूमते 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 घूमते, ओके, तो सन के अराउंड जो घूमना होता है उसे कहते हैं हम रिवॉल्यूशन, और जो खुद के अराउंड घूमना होता है उसे कहते हैं रोटेशन। तो अर्थ के रोटेशनल मोशन की वजह से अर्थ का जो सरफेस है वो है इक्वेटर पे वो आउटवर्ड बल्ज होती है, इक्वेटर पे वो बाहर आ रही है। देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कैसा सरफेस दिखाया, तो कि इक्वेटर पे अर्थ जो है वो थोड़ी बाहर आई हुई है, वही पोल के ऊपर वो क्या हो रही है, फ्लैट हो रही है, पोल से वो दब रही है थोड़ी। इसका मतलब अर्थ की रेडियस जो है वो हर जगह पे कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है। अगर बात की जाए पोल पे तो वो रेडियस छोटी है, वही बात की जाए इक्वेटर पे तो रेडियस बड़ी है। अभी हमने स्मॉल जी के लिए फॉर्मूला निकाला, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब हमारी स्मॉल जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रेडियस पे डिपेंड करती है। अब ये ऊपर का अगर हम जीएम निकाल ले तो क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जहां पे आर की वैल्यू छोटी होगी वहां पे हमारे स्मॉल जी की वैल्यू बड़ी होगी, उल्टा है। और जहां पे हमारे आर की वैल्यू छोटी बड़ी होगी वहां पे जी की वैल्यू बड़ी होगी, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। मतलब स्मॉल जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब पोल में रेडियस कम है तो वहां पे जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी है, स्मॉल जी है। ओके, तो जी की वैल्यू क्या होगी, वहां पे जहां पे रेडियस छोटी है वहां पे जी की वैल्यू होगी बड़ी। और जहां पे आर की वैल्यू बड़ी है, मतलब इक्वेटर पे जहां पे अर्थ बल्ज हुई हुई है, ओके, थोड़ी मोटी हो चुकी है, वहां पे क्या होंगी, हमारी आर की वैल्यू बड़ी है, इसलिए स्मॉल जी की वैल्यू क्या होंगी, छोटी होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम पोल से इक्वेटर की ओर आएंगे हमारी जी की वैल्यू जो होगी वो, अगर आर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। याद में रखिए। तो ये से हमने इंग्लिश में खाली लिखे हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। द रीजन इज द शेप ऑफ अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल। रीजन क्या है इसका, अर्थ का शेप जो है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ क्या होगा कि अर्थ जो है वो फ्लैट है पोल्स पे, अर्थ इज फ्लैट एट पोल्स एंड बल्जेस आउटवर्ड एट इक्वेटर। और इक्वेटर पे वो क्या हो रही है, बल्ज हो रही है आउटवर्ड, बाहर निकल रही है इक्वेटर पे। सो द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो है आर का वो प्लेस टू प्लेस अलग अलग होगा। पोल पे वो डिस्टेंस कम होगा, इक्वेटर पे ज्यादा होगा। और आपको ये भी मालूम है कि स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर को, या फिर उसके आर स्क्वायर को कहिए, आर स्क्वायर को कहिए। और इसलिए हमारे जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी जहां पे मिनिमम है
रेडियस, मतलब पोल पे होंगी मैक्सिमम और इक्वेटर पे होंगी मिनिमम। तो ये हो गया हमारा सरफेस के अलॉन्ग जब हम घूमेंगे पूरे अर्थ के सरफेस के ऊपर ही हम पोल से इक्वेटर पे जाएंगे तो जी की वैल्यू कैसे वैरी होंगी, कैसे चेंज होंगी। अब बात करते हैं कि जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट की, उसको ऊपर लेके जाएंगे अर्थ के सरफेस से, वो तब क्या होगा। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम उसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तब क्या होगा। अब उसकी जमीन के ऊपर उसकी हाइट थी कितनी थी, उसकी रेडियस अर्थ की रेडियस जितनी स्मॉल आर, और अब ऊपर उठा लिया उसको स्मॉल एच मान लीजिए, मतलब पूरा उसका टोटल डिस्टेंस जो हो गया सेंटर से वो हो गया स्मॉल आर प्लस एच। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है ओवरऑल, तो उसकी डिस्टेंस जो है उसकी रेडियस जो है वो बढ़ रही है। अब रेडियस को इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, स्मॉल जी जितनी उसकी रेडियस बढ़ेंगे उतना जी डिक्रीज होगा, मतलब फिर से वही होने वाला है। जैसे हम ऊपर ऊपर लेके जाएंगे स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे वैसे वैसे भी हमारे स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो कम होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं डेप्थ के साथ में क्या होगा। तो जैसे हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को डेप्थ करेंगे, मतलब कुआं खोदेंगे, गड्ढा करेंगे और उसके अंदर ऑब्जेक्ट को नीचे नीचे लेके जाएंगे, तब क्या होगा। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने मान लो नीचे ले गए, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेप्थ में उसको लेके गए, अब रेडियस की वैल्यू कम हो रही है, मतलब जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा होना चाहिए था, अब तक की हमारी थियोरी के हिसाब से ग्रेविटी की वैल्यू रेडियस को क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है। जहां पे ये डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिक्रीज होगा वहां पे जी की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा एक एक्सेप्शन है, एक उसका रीजन समझ में लीजिए। तो क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे पूरी की पूरी अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है और रिजल्ट होता है ग्रेविटी में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, जिसकी वजह से उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, उसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होता है। लेकिन जब हम उसको अंदर लेके जाएंगे, डेप्थ में लेके जाएंगे, तो अर्थ का वो पार्ट जो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वो कम हो रहा है। अब जिस हाइट पे वो चला गया, जिस डेप्थ के अंदर वो चला गया, उसके अंदर का छोटा वाला स्फीयर जो बन गया, यहाँ मैंने येलो डॉटेड सर्कल से दिखाया है, तो ये येलो डॉटेड सर्कल वाला जितना पार्ट है उतना ही पार्ट उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से जो ग्रेविटी उसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो अब कम हो रही है। Now the distance is between that object and center of that yellow circle, yellow dotted circle, dotted line से जो सर्कल बना गया है वो, तो डिस्टेंस तो ऑब्वियस कम हो गया, लेकिन जो अर्थ का वो पार्ट जो उसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई कर रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा था, वो भी कम हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि उसके ऊपर ग्रेविटी कम हुई और रिजल्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हुआ। मतलब क्या, हम क्या सीखे इनमें से कि अगर बात की जाए हाइट और डेप्थ की, तो अर्थ की ग्रेविटी सबसे ज्यादा अर्थ के सरफेस पे ही होती है। आप ऊपर जाए या नीचे जाए ग्रेविटी कम ही होने वाली है, ग्रेविटी डिक्रीज ही होने वाली है। और अगर सरफेस के ऊपर बात की जाए तो डिस्टेंस जहां पे सबसे कम, मतलब पोल्स, वहां पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा, और जितना हम इक्वेटर पे जाएंगे उतनी ग्रेविटी कम होगी। तो ये तो हुई हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, डिटेल में हमने स्टडी कर लिया सही से। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। ये टॉपिक है, दिया गया बुक में, हम पढ़ेंगे कि वेट और मास में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो समझिए, वेट एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किसी ऑब्जेक्ट पे प्लैनेट ने, एग्जैक्टली अर्थ ने, ओके, हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू दैट इट्स प्लैनेट। जिस प्लैनेट पे वो ऑब्जेक्ट रखा गया है, उस प्लैनेट की ग्रेविटी ने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया है, ये होता है वेट, ये होता है उसका वेट। तो वेट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ, या फिर उस जिस प्लैनेट पे वो है उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। वही मास की बात की जाए तो मास मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, कितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स है, कितना पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। तो अमाउंट ऑफ मैटर मतलब हो गया उसका, उसके अंदर कितना मास है वो हो गया उसका, उस पार्टिकल से वो हो गया उसका मास, और उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो गया उसका वेट। इसका मतलब क्या होगा, अब देखिए किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, मान लीजिए एक पेन है मेरे पास में, तो इस पेन के अंदर जितने पार्टिकल्स अर्थ पे होंगे इतने ही पार्टिकल मून पे होंगे, इतने ही पार्टिकल मार्स पे होंगे। मतलब कहीं पे भी चला जाओ, इसके अंदर के पार्टिकल तो कम ज्यादा नहीं होने वाले हैं। इसीलिए मास जो है इसका, मैं कहीं पे भी चला जाऊं, मास उतना का उतना ही रहने वाला है, मास बदलने वाला नहीं है। लेकिन बात की जाए ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो इस पेन को यहां पे जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मून। मून की ग्रेविटी कम है, मतलब मून कम खींचेंगी। अगर मून कम खींच रही है इसका मतलब वेट वहां पे कम होगा,
क्योंकि वेट मतलब क्या है, कितना खिंचाव उसके ऊपर वो प्लैनेट लगा रहा है, वो हो गया उसका वेट। और मास मतलब इसके अंदर कितने पार्टिकल्स है। तो मास जो है वो चाहे अर्थ पे हो चाहे मून पे हो, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेंगे। लेकिन जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो अर्थ का ज्यादा है, इसलिए अर्थ पे आपका वेट ज्यादा होगा, मून पे कम होगा। मतलब वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस वैरी होता है, चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं रह पाता। वही मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कहीं पे भी आप चले जाओ यूनिवर्स में, कहीं पे भी चले जाओ, मास जितना है उतना ही रहने वाला है, मास में कोई फर्क नहीं आने वाला। बात की जाए इनके यूनिट की, तो वेट एक फोर्स है, इसकी वजह से इसका यूनिट होता है न्यूटन या फिर डाइन। और मास जो है या अमाउंट ऑफ मैटर है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम या फिर ग्राम। वेट के बारे में एक और बात जानना जरूरी है कि वेट का फॉर्मूला mg होता है, उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू उस पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, वो मास इनटू ग्रेविटी, ये होता है वेट का फॉर्मूला, हमने अभी थोड़ी देर पहले यूज भी किया। तो इस तरह से हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट जो है वो फिनिश हुआ, और मैक्स टू मैक्स 2 पार्ट्स में मैं ये पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा। ठीक है।